हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 30 जनवरी का सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 30 जनवरी के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग 4th शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको 3rd शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2nd शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट में जो आपको 1st शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो 4th शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात ये जो है किस राज्य का रहा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए, आपके जो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, उसी को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का जो लिंगानुपात रहा था ना, ये आपका सबसे कम रहा था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था, अगर ओवरऑल पूछा जाए ना, तो सबसे कम जो लिंगानुपात रहा था ना, ये आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1000 पुरुषों पर जो है वो आपकी 618 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे जो अधिक लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था, और ओवरऑल में भी जो है ये आपका केरल ही रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ना वो आपका 1084 रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल के द्वारा जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए ये जो आपका मंदिर है ना ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो है वंश का नाम पूछा गया था, तो चंदेल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनिका बत्रा ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपकी मनिका बत्रा है ना ये भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और इसमें जो है महिला एकल टेबल टेनिस में जो है ये स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2020 में इन्हें जो है मनिका बत्रा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। हालांकि 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कैप्टन रूप सिंह ये जो स्टेडियम है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है ना ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्रिकेट मैदान है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आखिरी पंचवर्षीय योजना ये जो है कौन सी। तो देखिए, ये जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा था। हालांकि 2017 से पहले ही जो है आपका पंचवर्षीय योजना के जगह पे जो है आपका नीति आयोग आ गया था। लेकिन ये जो आपका पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या रहा था, तो ये आपका तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कथक नृत्य ये जो है किस धर्म से संबंधित।
या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि किस भगवान से समर्पित है, ये प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली जो है प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कथक नृत्य जो है ये आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगर भगवान के बारे में पूछा गया होगा ना, तो देखिए कथक नृत्य में जो है ये आपका लॉर्ड कृष्णा का भी जो है वो आपका रूप जो है वो शामिल है। इसके अलावा शिव भगवान का भी जो है वो रूप शामिल है। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, आप ये जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 29 है ना, यानी अनुच्छेद 29 जो है ये आपके अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा से जो है वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि NRLM का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NRLM का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1757 के प्लासी युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था। और ऑप्शन में जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो आपके ऑप्शन दिए गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 23 जून 1757 को जो है भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर जो है ये आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और देखिए इस युद्ध में जो है एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर जो है ये आपके बंगाल के नवाब की सेना थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। वहीं अगर बात कर ले बंगाल के नवाब की सेना का जो नेतृत्व है ना, ये सिराजुद्दौला कर रहे थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जो आपका बंगाल के नवाब की जो वो हार हो गई थी। तो सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है ना, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि MS स्वामीनाथन, इनका जो ऑक्यूपेशन यानी पेशा के बारे में पूछा गया था। यानी MS स्वामीनाथन जो है ये मूल रूप से क्या थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। वहीं अगर बात कर ले विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपके MS स्वामीनाथन थे ना, ये आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यानी एक भारतीय कृषि विज्ञानी थे। तो साइंटिस्ट ऑप्शन में दिया गया था, तो साइंटिस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सी कृषि के द्वारा जो है वो उत्पादन किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पेट्रोल, सेकंड ऑप्शन में डीजल और थर्ड ऑप्शन में आपका अनाज दिया गया था। तो देखिए कृषि के द्वारा जो है आपका अनाज उत्पन्न किया जाता है, तो अनाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी नाम का एक रेड्डी नाम का दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी रेड्डी नाम से संबंधित है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और ये जो आपका कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कुचिपुड़ी से संबंधित अन्य प्रमुख कलाकारों के नाम, जैसे कि वेदांता सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, इंद्रानी रहमान, श्रीमती गदाम पद्मजा रेड्डी, इनका जो संबंध है ना इन सभी का, वो आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। तो इन्हीं में से जो आपका कोई एक ऑप्शन में जो है क्वेश्चन में जो वो नाम दिया गया होगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है श्रीमती गदाम पद्मजा रेड्डी का नाम जो है वो दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस पर्व में जो है सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो देखिए ये जो आपका छठ पूजा होता है ना, इसमें जो सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो छठ पूजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रबी की फसल के लिए इनमें से कौन सी वायु जो है वो आपका सही होता है। तो देखिए ये आपका जो महावत या फिर जो स्थानीय शीतकालीन वर्षा होता है ना, ये रबी की फसल के लिए जो वो महत्वपूर्ण होता है। तो आपके ऑप्शन में जो महावत दिया गया था, तो महावत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोनपुर पशु मेला ये जो है किस राज्य में लगता है, और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो देखिए ये जो आपका सोनपुर मेला है ना, ये बिहार के हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा में जो है ये लगता है। और ये जो आपका सोनपुर पशु मेला है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सांची का जो स्तूप का निर्माण है ना, ये किसके द्वारा करवाया गया।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना, ये सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो वो करवाया गया था। तो सम्राट अशोक का आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सांची का स्तूप, ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना, ये आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब नामित किया गया था, तो 1989 में जो है सांची के स्तूप की वास्तुकला को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है ये नामित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो देखिए ये जो आपकी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम, ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित अन्य कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, वैजयंती माला, रामगोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन है ना, ये कहाँ पर होता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी ना, वो कितनी रही थी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत की जो औसत साक्षरता दर है ना, ये आपका 77.70% रहा था। तो 77.70% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि NSO के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में जो पुरुष साक्षरता दर है ना, वो 84.70% था। और महिला जो साक्षरता दर रहा है ना, वो आपका 70.30% रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, ये जो है क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 51A के क्लोज ए में आपका बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों या फिर राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का जो है वो सम्मान करे। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, ये जो आपका प्रत्येक नागरिक का जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये जो है किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा था, और इसकी जो 2 विशेषताएं थी ना, वो आपका गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, इस पंचवर्षीय योजना के जो है आपके 2 मुख्य विशेषताएं थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए रोजगार स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये आपके प्रमोद सावंत है, और ये जो आपके 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये आपके PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और गोवा की राजधानी क्या है, तो ये आपका पणजी। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत जो है अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 30 मई 1987 को जो है 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, और गोवा जो है भारत का ये जो है 25वां राज्य बन गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में केंद्रीय बैंक का जो कर्तव्य है ना, ये कौन सा बैंक निभाता है, तो देखिए भारत में केंद्रीय बैंक का जो कर्तव्य है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI निभाता है। तो RBI आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और RBI का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये 31 मार्च 1867 में जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है लोगों को एक भगवान में विश्वास करना और केवल एक भगवान की ही पूजा करना था। तो 31 मार्च 1867 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय हॉकी टीम के जो है पहले कप्तान कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपका एग्जाम में पूछा गया था कि 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था ना इसमें जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए 1936 की बात कर लें तो इसमें जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बर्लिन ओलंपिक्स में इसके जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे वो आपके जो है मेजर ध्यानचंद थे। तो ये आपका हो गया, ये आपके थर्ड की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते पहले कप्तान कौन थे। तो देखिए भारत की हॉकी टीम के पहले जो कप्तान थे ना वो आपके एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में 1928 में जो है ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो जयपाल सिंह मुंडा आपका करेक्ट आंसर हो। अब देखिए लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सेकंड भी जो है पूछा जा सकता है। तो देखिए 1932 में जो भारत ने गोल्ड मेडल जीता था लॉस एंजलिस ओलंपिक में, इसमें जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे ये आपके लाल साहब बुखारी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1948 में जो आपका लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम में, इसके जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ये आपके किशन लाल थे। इसके अलावा 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स में जो है केडी सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक्स में जो है बलबीर सिंह सीनियर जो है ये आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और भारत ने जो है लगातार 6 ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। और वर्तमान में अगर बात कर ले भारतीय हॉकी टीम ने जो है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं तो 8 गोल्ड मेडल जो वो जीते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धनगढ़ी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से जो है ये किस राज्य से संबंधित। तो देखिए अगर बात कर ले धनगढ़ी गजा के बारे में तो ये आपका महाराष्ट्र का सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। और ये जो आपका महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो काला, डिंगी, कोली, लावनी और पोवाड़ा, ये सब जो नृत्य है ना ये महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2012 से 2017 के बीच जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो देखिए 2012 से 2017 के बीच जो है ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो 12वीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में जो है मानिक शाह ये जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो मानिक शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किसका स्थान लिए हैं। तो देखिए ये जो है विप्लव देव का जो वो स्थान लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में जितने भी राज्य में आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं ना वहाँ के आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 23 नवंबर 2022 से ही जो है सीबी आनंद बोस ये जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। तो सीबी आनंद बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें सबसे कम लिटरेसी रेट जो है ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार का जो साक्षरता दर है ना ओवरऑल आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर लें तो 71.20% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 51.50% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे साक्षरता दर ये जो किस राज्य का सबसे अधिक रहा था। तो देखिए केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये आपका सबसे अधिक रहा। केरल के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये 96.11% रहा था। और महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 92.07% रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत का जो है साक्षरता दर कितना रहा था तो देखिए भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना वो आपका 65.46% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसीलिए जो है भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर ले जहां महात्मा गांधी से जो है संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और इसीलिए भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को जो है आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी इसका जो है इनका जो है पूरा नाम था। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ना ये गांधी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया था, तो देखिए साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ना ये गांधी जी के द्वारा 1917 में जो है ये आपका अहमदाबाद में किया गया था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है ये किसको मानते थे, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी का जो भारत में सर्वप्रथम जो आंदोलन था ना ये आपका चंपारण आंदोलन था। गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ना ये किसने दी थी, तो देखिए गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ना ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। इसके अलावा बात कर ले महात्मा गांधी जो है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये आपके 1924 में बने थे। 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने जो है किस उपाधि से जो वो सम्मानित किया गया था, तो देखिए 1915 ईस्वी में गांधी जी को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से जो है ये सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को जो है अर्धनग्न फकीर ये जो है किसने कहा था, तो ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, तो ये आपके रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है इन्हें कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने जो है राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन जो है कहकर संबोधित किया था, तो देखिए फादर ऑफ नेशन ये जो सर्वप्रथम है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो संबोधित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह के हथियार का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ना ये कहाँ पर किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी ने जो है भारत में सत्याग्रह जो है ये सबसे पहले जो है कहाँ पर किए थे, तो ये चंपारण में किए थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जो प्रमुख अस्त्र था वो आपका अहिंसा था। महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान जो है ये भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था, तो ये आपके अहमदाबाद आंदोलन के जो है इसमें जो आपके अस्त्र बनाए थे। गांधी जी भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ये कब किए थे, तो देखिए गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ना ये 1932 में दिल्ली में जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले यंग इंडिया और ये जो आपका हरिजन जो समाचार पत्र है ना इसके जो संपादक थे ना ये आपके महात्मा गांधी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है ये जो अनमोल वचन थे ना ये आपके महात्मा गांधी जी के अनमोल वचन थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था, तो देखिए बात कर ले अगर चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये भारत में 1969 से लेकर 1974 तक जो है ये आपका लागू किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था। और इसी योजना के तहत जो है भारत ने 1974 में जो है स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु का भी जो परीक्षण है ना वो किया था। तो आपके ऑप्शन में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध दिया गया था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये आपके इंदिरा गांधी थी। और देखिए इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ने जो है उन्नत कृषि व्यवस्था को जो वो बढ़ावा दिया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे से अगर सहायक नदियाँ की बात कर ले तो ये आपका झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और जास्कर है। ये जो आपके बाएं किनारे से जो वो सहायक नदियां हैं। अगर दाएं की बात कर ले तो देखिए दाहिने किनारे की सहायक नदियां जो है ये आपका स्वेक, गिलगित और काबुल ये सब नदियां जो है ये आपके दाहिने किनारे से हैं। तो आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में जो है इनमें से क्या दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका रणजी ट्रॉफी है ना, ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य ट्रॉफियों के बारे में, जैसे कि सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी आपका खेल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब जो आपके ट्रॉफी है ना, ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बथुकम्मा जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बथुकम्मा त्यौहार है ना, एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से जो है आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये हर साल सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा यानी जिसे महालय अमावस्या या फिर प्रीति अमावस्या के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और देखिए भाद्रपद पूर्णिमा से जो है ये आपका शुरू होकर दुर्गा अष्टमी तक जो है ये आपका चलता है, यानी ये आपका जो है 9 दिनों का त्यौहार है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ये आपका सितंबर अक्टूबर महीने में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निचली सदन यानी लोकसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निचली सदन को जो है ये लोकसभा कहा जाता है, और ऊपरी जो सदन होता है ना उसे जो है राज्यसभा कहा जाता है। और निचली सदन में जो है कुल सदस्यों की संख्या की बात कर ले तो ये आपका 552 सदस्य होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 550 ही होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन ये जो आपका प्रभावी होगा ना, यानी जो लागू होगा ना, ये आपका 2026 से होगा। तो अभी जितने भी ये इस प्रकार के अभी प्रश्न आ रहे हैं ना, तो उसमें जो है 552 सदस्य ही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो 550 जो है वो नहीं दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि वर्तमान में संसद लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 545 है। इसके अलावा बात कर रहे लोकसभा के जो है प्रथम आपके जो है स्पीकर कौन थे, तो देखिए ये जो आपके जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये 1952 से 1956 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए जो है ये आपके लोकसभा के जो है वो पहले स्पीकर बनाए गए। इसके अलावा बात कर ले लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका 5 वर्ष का होता है, जब तक कि वह भंग ना हो जाए। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना, ये मीरा कुमार थी, और ये जो है 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, जिनका कार्यकाल जो है 2009 से लेकर 2014 तक जो वो रहा था। अब तक जो है कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, ये प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो देखिए अब तक जो है वर्तमान में आपके जो है 17 आम चुनाव जो है वो हो चुके हैं। और पहला जो आम चुनाव हुआ था ना, ये आपका 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। और पहली लोकसभा का जो सत्र है ना, ये आपका 13 मई 1952 को जो है वो शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ई कृष्णा अय्यर निम्नलिखित में से जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके ई कृष्णा अय्यर है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और देखिए भरतनाट्यम की जो है वो दशा अट्टम के नाम से भी जो इसे जाना जाता है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने जो है किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में जो है मानगढ़ धाम को जो है ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, तो मानगढ़ धाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन से जो है आपके 7 से 6 मौलिक अधिकार जो वो किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उसमें जो है संविधान के भाग 3 में जो है 7 मौलिक अधिकारों को जो वो शामिल किया गया था। और इनमें जो संपत्ति का अधिकार भी जो था वो आपका शामिल किया गया था, जिससे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया था। और इसे जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में जो है वो रखा गया है। और अब जो है वर्तमान में केवल जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपका समानता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आ जाता है। सेकंड की बात कर लें तो सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है।
फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो वर्तमान में जो है आपके ये 6 मौलिक अधिकार हैं। और बात कर ले किस संविधान संशोधन के तहत जो है आपके 7 से 6 मौलिक अधिकार किए गए थे, तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो आपका किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1978 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में जो है ये किसे मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं 1974 में पीके बालकृष्णन को जो है इनकी पुस्तक इनी नजन उरंगटे के लिए जो है इन्हें 1974 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पीके बालकृष्णन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की जो घोषणा है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए अगर बात कर ले भारत के पहले औद्योगिक नीति के बारे में, जिसे औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी जो घोषणा है ना ये आपका 1948 में किया गया था। तो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो पहला औद्योगिक जो नीति था ना इसमें आपका लघु और कुटीर उद्योगों को जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने लोग या फिर कितने देशों ने भाग लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओलंपिक के 32वें जो संस्करण का आयोजन है ना ये आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जो है ये आपका टोक्यो जापान में किया गया था। हालांकि ये जो आपका टोक्यो 2020 का ओलंपिक है ये आपका 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2021 में टोक्यो जापान में जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के साथ 205 देश यानी टोटल जो आपके 206 देश और 11,500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इसमें जो आपके 33 खेल हुए थे। और इवेंट की बात कर ले तो इसमें जो आपके 339 जो है वो आपके इवेंट करवाए गए थे। तो आपका जो है देश अगर पूछा गया था तो 206 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत जो है कितने पदक जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीता था, जिसमें 1 जो है गोल्ड, 2 जो आपका सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए जो आपका आदर्श वाक्य रहा था ना वो आपका यूनाइटेड बाय इमोशन रहा था। और इसका शुभंकर क्या रहा था, तो ये आपका मिराई तोबा रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फिक्की का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ इसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट कि मौर्य शासक सम्राट अशोक की जो मृत्यु है ना ये कब हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ये जो है मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और इनकी जो मृत्यु है ना ये 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना में है, तो 232 ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। तो 232 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सम्राट अशोक का जो शासनकाल है ये 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासनकाल रहा था। इनके अलावा इनके पिता का नाम पूछा जाता है। तो देखिए सम्राट अशोक के पिता का जो नाम था ना वो आपका बिंदुसार था। और इनकी माता का जो नाम था वो आपका शुभद्रांगी यानी रानी धर्मा था। इसके अलावा सांची का जो स्तूप का निर्माण है ना ये सम्राट अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे ना ये किस लिपि में लिखा गया था, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। सम्राट अशोक ने जो है मगध की गद्दी पर कब बैठे थे, तो देखिए सम्राट अशोक जो है मगध की गद्दी पर ये जो आपके 269 ईसा पूर्व में जो है वो बैठे थे। इसके अलावा अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण है ना ये किस वर्ष किया था, तो देखिए अशोक के द्वारा कलिंग पर जो आक्रमण है ना ये आपका 261 ईसा पूर्व में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रेबॉर्न जो स्टेडियम है ना ये कहाँ पर स्थित है। और ये मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है मैंने इस प्रश्न को आपको बताया था। तो देखिए ये जो आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम है ना ये भारत में मुंबई का जो एक क्रिकेट मैदान है,
तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन ये भी जो स्टेडियम है ना ये आपका कोलकाता में स्थित। इसके अलावा अन्य स्टेडियम की बात कर ले तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये जो आपका हैदराबाद में स्थित है। डीवाई पाटिल स्टेडियम ये जो आपका नवी मुंबई में स्थित है। बाराबती स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम जिसका पहले नाम फिरोज शाह मैदान था, तो इसका जो नया नाम है वो अरुण जेटली स्टेडियम है और ये आपका दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम ये जो आपका गुवाहाटी में स्थित है। बाराकुटाला खान स्टेडियम ये जो आपका जोधपुर में स्थित है। तो ये सारे स्टेडियम का जगह जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना ये जो कितने चरण यानी कितने फेज में हुआ था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना थी ना ये भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की जो है ये 7वीं जनगणना था और ये जो आपका 2 चरणों में जो है वो आपका आयोजित किया गया था। तो 2 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्टों में जो है यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका बिहार राज्य रहा था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था वो आपका 17 वर्ग प्रति किलोमीटर रहा था। सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका लक्षद्वीप रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य रहा था। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। सर्वाधिक अगर लिटरेसी रेट की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का रहा था और सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के 49वें जो मुख्य न्यायाधीश है ना इसके रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। लेकिन इनका जो कार्यकाल है ना वो बहुत ही कम दिनों तक रहा था। देखिए उदय उमेश ललित का जो कार्यकाल है ये 27 अगस्त 2022 से लेकर 9 नवंबर 2022 तक ही रहा था। तो उदय उमेश ललित आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे भारत के वर्तमान में 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है, तो ये आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और पहले जो थे हमारे भारत के सीजीआई कौन थे, तो ये आपके एच.जे. कानिया थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 तक नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना ये कौन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपके नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का जो गठन है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आपके सुमन बेरी हैं। वर्तमान में इसके सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जीव मिल्खा सिंह 1998 के संदर्भ में जो है आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उन 4 स्टेटमेंट में आपको बताना था कि जीव मिल्खा सिंह 1998 के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होगा। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जीव मिल्खा सिंह का जो जन्म है ना ये 15 दिसंबर 1971 को हुआ था। और ये जो आपके जीव मिल्खा सिंह है ना ये भारतीय पेशेवर गोल्फर थे जो 1998 में यूरोपीय टूर में शामिल होने वाले जो है ये भारत के पहले खिलाड़ी बने। और यही जो आपका एक ऑप्शन में दिया गया था कि 1998 में जीव मिल्खा सिंह जो है
यूरोपीय टूर में शामिल होने वाले ये जो है पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना वो आपका सही होगा। इसके अलावा बात कर ले जीव मिल्खा सिंह जो है ये किस राज्य से संबंधित है या फिर कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके चंडीगढ़ भारत से संबंधित है। और ये जो आपके जीव मिल्खा सिंह थे ना ये आपके फ्लाइंग सिंह के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह के जो है ये पुत्र थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मिल्खा सिंह के बारे में, इनके जीव मिल्खा सिंह के पुरस्कार के बारे में। तो देखिए जीव मिल्खा सिंह को 2007 में जो है पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात कर ले अगर मिल्खा सिंह के बारे में, क्योंकि मिल्खा सिंह से भी जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मिल्खा सिंह को जो है 2016 में भारत गौरव अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था और मिल्खा सिंह को 1959 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके मिल्खा सिंह है ना इन्हें जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये जो है किस फील्ड से संबंधित है, तो ये आपके एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे और इनकी जो मृत्यु है ना वो आपका जून 2021 में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कार्डिफ का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना उसमें 440 यार्ड्स दौड़ में ये जो है गोल्ड मेडल जीते थे और एशियाई खेल में जो है ये 4 गोल्ड मेडल भी जो है वो भारत की तरफ से जीत चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो है एक चार्टर जो वो प्राप्त किया था जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का जो एकमात्र है ना वो अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1600 ईस्वी पूर्व में व्यापार करने का एकमात्र जो अधिकार है ना वो प्रदान करते हुए एक चार्टर हासिल जो वो प्राप्त किया था। और उस समय जो इंग्लैंड के शासक थी ना वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है ये आपका जो ये चार्टर अधिनियम है वो प्रदान किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने स्तर कोशिका झिल्ली होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है दोहरी स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है। तो दोहरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में भी जो है ये आपके दोहरी स्तरीय कोशिका झिल्ली होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिना कोशिका झिल्ली का जो कोशिकांग होता है ना ये आपका राइबोसोम होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके जो है कर्तव्य एवं शक्तियां ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां जो है ये आपके अनुच्छेद 149 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 149 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की जो शर्तें हैं ना ये आपका अनुच्छेद 148 में वर्णित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सीएजी से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है वो आपके 148 से लेकर 151 ये जो आपके सीएजी से संबंधित जो है वो आपके अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भूकंप पृथ्वी की जो है कौन सी पटल में आती है, यानी इन विच लेयर ऑफ द अर्थ डू द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। यानी ये जो आपका भूकंप है ना ये पृथ्वी के क्रस्ट पटल में आता है। तो क्रस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वैज्ञानिक यहाँ पर पूछा गया था कि अगस्त 2022 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में ICAR के डायरेक्टर के रूप में जो है ये आपके हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। तो हिमांशु पाठक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ICAR के वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष है ना ये आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है ना ये कौन बनी है। तो देखिए CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक है ये आपके नालाथम्बी कला सेल्वी जो है ये बनी है। तो N कला सेल्वी ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नबाना या फिर नौना ये जो उत्सव है ना ये किस राज्य या फिर किस देश से संबंधित।
तो देखिए ये जो आपका नबाना या फिर नौना जो उत्सव है ना, एक बंगाली फसल उत्सव है। और अगर देश की बात कर ले तो ये आपका बांग्लादेश देश से संबंधित है। अगर राज्य की बात कर ले तो भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्य से संबंधित है। तो अगर राज्य में पूछा गया था तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर देश पूछा गया था तो फिर आपका बांग्लादेश जो आपका